वेल फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले सॉरी, आज बहुत दिनों के बाद हमारे ब्लॉग में आज वीडियो बना रहे हैं हम ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो एक सर्विस जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। और हमारी मंशा जो इन ब्लॉग्स बनाने की ये है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं हमारे, तो कुछ ऐसा इनपुट दिया जाए, चूँकि मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, कि जो अल्टीमेटली कोर्ट में काम आ सके। और यही हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है इस पूरे ब्लॉग का। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करने वाले वो ये है कि रेगुलराइजेशन किन केसेस में एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से सीख कर सकता है, मांग सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखना कि रेगुलराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा एम्प्लॉय जिसको परमानेंट स्टेटस मिल जाए। तो जो सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी में जो पिटीशंस हमारे पास आती हैं वो आती है कि जैसे कोई एम्प्लॉय, सबसे पहले आपको एक चीज़ जो अपने जहन में रखनी वो ये है कि ये जो डिस्कशन है मेरा और जो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको बताऊंगा उसमें ये केवल उन अथॉरिटीज़ पे एप्लीकेबल है जो आर्टिकल 12 में आती हैं, जो स्टेट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो उसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो अगर कोई एम्प्लॉय, मिसाल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉय टेम्परेरी स्टेटस में है या किसी का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या टेम्परेरी स्टेटस का है वही रेगुलराइजेशन क्लेम करेगा। तो उस केस में ऐसी कौन सी प्रीरिक्विजिट हैं कि वो किन शर्तों में और कब वो रेगुलराइजेशन की प्रेयर कर सकता है अपने एम्प्लॉय से, और कब ऑनरेबल हाई कोर्ट में आके भी प्रेयर कर सकता है। तो इस पर एक बहुत लीडिंग जजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, जो आया है 2006 में। वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उमा देवी। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, कभी भी इस तरीके की कंट्रोवर्सी अगर आपके पास आती है तो सबसे पहले आप देखें कि कोई एम्प्लॉय जो रेगुलराइजेशन की प्रेयर करना चाह रहा है या रेगुलराइजेशन सीख कर रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसका जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट है, जिस प्रक्रिया के तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो प्रक्रिया क्या है। और 5 से 6 चीज़ें हैं जो उमा देवी में बताई गई हैं। अगर वो फुलफिल करती हैं तो उसका क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन बड़ा स्ट्रांग बन जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस प्रोसेस के तहत उसका अपॉइंटमेंट हुआ वो एक वैलिड प्रोसेस था। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि वैलिड प्रोसेस क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जो ओपन टू ऑल हो। मिसाल के तौर पे अगर एक पोस्ट निकली है किसी सपोज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की, तो क्या उस पोस्ट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट आया, मतलब क्या वो ओपन टू ऑल था। पहली चीज़ कि प्रोसेस वैलिड। दूसरा, जो क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए मांगी गई थी, क्या वो क्वालिफिकेशन सिमिलर है एक परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। मतलब अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट होता तो क्या जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन इस अपॉइंटमेंट के बराबर है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उस एडवर्टीजमेंट में, क्या वो कॉम्पिटेंट है अपॉइंटमेंट देने के लिए। चौथी चीज़, क्या उसमें रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। और दूसरा, जिस पोस्ट पे अपॉइंटमेंट हो रहा है तो क्या वो पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सैंक्शन पोस्ट का मतलब ये होता है कि जो पोस्ट परमानेंट इन नेचर होती है, जिसकी आवश्यकता डिपार्टमेंट में हमेशा होती है। तो अगर ये 5-6 चीज़ें एप्लीकेबल हैं तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट, वो इलीगल नहीं है। तो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट इन 4 शर्तों को फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट। और इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट, अगर इन चीज़ों के तहत आपका अपॉइंटमेंट हुआ है तो आप रेगुलराइजेशन की प्रेयर कर सकते हैं, अगर आप एक कंसिडरेबल टाइम से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उमा देवी में जो स्पेसिफिकली कहा गया है एज ए वन टाइम मेजर की, जो उसमें जो पार्टीज थी, किन्हीं पार्टीज ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली गई थी। लेकिन और लॉ जो उमा देवी में डिक्लेयर की गई पैराग्राफ नंबर 15 में वो यही कहती है कि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट का भी कंसिडरेशन फॉर द सेक ऑफ रेगुलराइजेशन हो सकता है। तो पैराग्राफ 15 को आप पढ़ें, थोड़ी सी कैच है उसमें, आपको रीडिंग बिहाइंड द लाइंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेस्ट आपको ये देखना है कि कोई भी एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट है क्या वो इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट की शर्तों में फुलफिल होता है या नहीं होता है। और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट की दी गई है, हमारी लॉ लेक्सिकन है, आप हमेशा इसको यूज़ करें। यह है रामानाथन अय्यर लॉ लेक्सिकन। उसमें कैटेगोरिकली बताया गया कि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट और इलीगल अपॉइंटमेंट में क्या अंतर है। और इस पॉइंट को आप नोट करें कि केवल इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट के मैटर में ही रेगुलराइजेशन और परमानेंट स्टेटस को क्लेम किया जा सकता है एक एम्प्लॉय के द्वारा। समझ रहे हैं। तो इस जजमेंट को आप नोट कर लें जो ये बताता है कि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट और इलीगल अपॉइंटमेंट में क्या अंतर होता है। और जो 5-6 शर्तें मैंने आपको इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट की बताई उसको आप नोट करें। और जब भी कोई कंट्रोवर्सी आपके पास आए, कोई क्लाइंट आपके पास आए,
तो इन पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट्स पे आप उसको टेस्ट करें कि क्या ये 5 से 6 शर्तें फुलफिल हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली उसका केस कंसिडर किया जा सकता है फॉर द सेक ऑफ रेगुलराइजेशन। तो अब जो जजमेंट मैं आपको बताऊंगा वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जबलपुर वर्सेस ओम प्रकाश दुबे। हम लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। 2007 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 373, उसमें एक बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन दे रखी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इररेगुलर एंड इलीगल अपॉइंटमेंट। तो इन शर्तों में, और अगर कंसिडरेबल टाइम से कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या कोई टेम्परेरी एम्प्लॉय काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर 240 डेज भी उसने काम कर लिया है और वो इररेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है जो 5 से 6 शर्तें मैंने आपको बताई, तो डेफिनेटली वो क्लेम कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।